नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ जुड़िए मेरे चैनल से। मेरे चैनल को अपना प्यार दीजिए और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न जो कि शब्द शक्तियों से हैं, आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं कि शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं: अविधा, लक्षणा और व्यंजना। उन्हीं शब्द शक्तियों पे आज की ये प्रश्नोत्तरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और ये वीडियो और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है, अविधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आधारित होती है, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, या अविधा शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, या लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अविधा पर आश्रित होती हैं। तो इस प्रश्न के जो विकल्प हैं उसमें ऑप्शन डी सही है। लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अविधा पर आश्रित होती हैं। इसमें अविधा सबसे प्रमुख शब्द शक्ति है, उस पे ही लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ आश्रित होती हैं। इस प्रश्न की व्याख्या में हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। जिस शक्ति के द्वारा शब्द का अर्थगत प्रभाव पड़ता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्तियाँ 3 होती हैं, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। ये 3 शब्द शक्तियाँ जिन शब्दों से अर्थ की अभिव्यक्ति कराती हैं उन्हें क्रमशः वाचक, लक्षक और व्यंजक कहा जाता है। अविधा ही मुख्य शक्ति होती है। इसकी प्रतीत सबसे पहले हुआ करती है। कविदेव ने इसकी पुष्टि इस प्रकार से की है। उन्होंने कहा है कि अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। इससे स्पष्ट है कि लक्षणा और व्यंजना अविधा पर ही आश्रित रहती हैं। लक्षणा में भी अविधार्थ से योग रहता है और व्यंजना भी अविधा के आधार पर ही चलती है। जो व्यंजना लक्षणा मूला रहती है अथवा जो व्यंजना पर चलती रहती है वह भी अंतिम में अविधा के आश्रय में ही कही जाएगी। किंतु चमत्कार की दृष्टि से व्यंजना ही मुख्य है। ये जिन अर्थों का बोध कराते हैं उन्हें क्रमशः वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ कहा जाता है। जिन शक्ति के द्वारा साक्षात सांकेतिक अर्थ, जिसे मुख्यार्थ भी कहा जाता है, का बोध हो उसे अविधा कहते हैं। मुख्य अर्थ का बोध कराने के कारण यह मुख्या भी कहलाती है। अविधा शब्द शक्ति द्वारा जिन शब्दों के अर्थ की अभिव्यक्ति होती है उन्हें वाचक कहा जाता है। शब्द शक्तियों से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्षित हों उसे लक्षणा कहते हैं। अविधा और लक्षणा से भिन्न अर्थ शक्ति को व्यंजना कहा जाता है। साहित्य दर्पणकार अर्थात आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि अपना अपना अर्थ बोधन कर अविधा आदि वृत्तियों के शांत होने पर जिससे अन्य अर्थ बोधन होता है वह शब्द में तथा अर्थादिक में रहने वाली वृत्त व्यंजना कहलाती है। व्यंजना के द्वारा व्यक्त अर्थ को व्यंग्यार्थ या प्रतीयमान अर्थ भी कहते हैं। आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ में प्रतीयमान अर्थ की भूरि प्रशंसा करते हुए उसे ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। भिखारी दास ने लिखा है कि व्यंजना या तो अविधा पर आश्रित रहती है या लक्षणा पर। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ पात्र के समान हैं जिन पर व्यंग्यार्थ रूपी जल टिकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अविधा तथा वाच्यार्थ का विशेष महत्व है।
असमर्थ वाच्यार्थ में लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ निहित होने पर अधिक प्रभाव कारक होता है। वास्तव में व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ के कारण चमत्कार आता है, परंतु वह चमत्कार होता है वाच्यार्थ में ही। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है अभिधा कहलाती है। पंडित जगन्नाथ के अनुसार शब्द एवं अर्थ के परस्पर संबंध को अभिधा कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन शब्द का भेद नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है विकल्प जो शब्द शक्ति के भेद में नहीं आता है। ऑप्शन है व्यंजना, श्रोता, अविधा या लक्षणा। तो इसमें स्पष्ट है कि ऑप्शन बी श्रोता, जो कि शब्द शक्ति के भेद के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? आपको बताना है कि शब्द शक्तियों के कितने भेद हैं। ऑप्शन है 2, 7, 8 या 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शब्द शक्तियों के 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद हैं? फिर से वही प्रश्न है कि शब्द शक्तियों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। इस प्रश्न का फिर से वही उत्तर है ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न, शब्द के अर्थबोधक आधार को क्या कहते हैं? शब्द के अर्थबोधक आधार को क्या कहते हैं? ऑप्शन है शब्दार्थ, शब्द योग, शब्द शक्ति या शब्द मूल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शब्द के अर्थबोधक आधार को शब्द शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यार्थ। मुख्यार्थ बाधा किस शब्द शक्ति का लक्षण है? जिसमें मुख्यार्थ में बाधा है वो किस शब्द शक्ति का लक्षण है? आपको बताना है। ऑप्शन है अविधा, लक्षणा, व्यंजना या किसी का नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुख्यार्थ बाधा किस शब्द शक्ति का लक्षण है? ऑप्शन बी, लक्षणा का। लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये मान्यता निम्नलिखित में से किस आचार्य की है? ऑप्शन है मतीराम, भिखारी दास, कुलपत मिश्र या देव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये पंक्तियाँ आचार्य देव की हैं। अगला प्रश्न है, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन है लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति या अभिधा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, शब्द की जिस शक्ति से वाच्यार्थ प्रकट होता है वो व्यंजना कहलाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अविधा कहलाती है। मैंने ध्यान नहीं दिया, व्यंग्यार्थ को मेरे दिमाग में चल रहा है व्यंग्यार्थ और यहाँ पे वाच्यार्थ है, तो यहाँ पे अविधा शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है वो कहलाती है अविधा। वाचक शब्द जो है वो अविधा शब्द शक्ति का लक्षण है। वाचक अर्थ में, अर्थ प्रतीत में वाचक शब्द आता है और वाचक से ये वाच्यार्थ बना हुआ है। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गई, व्यंग्यार्थ और वाच्यार्थ मुझे एक जैसे कुछ लगते हैं, तो वहीं पे ये गलती हो गई, माफ़ करिएगा। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है वो अविधा कहलाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं। ऑप्शन है अविधा शक्ति, व्यंजना शक्ति, लक्षणा शक्ति या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अविधा शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द शक्ति की प्रतीत सबसे पहले हुआ करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है कि किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है। ऑप्शन है व्यंजना, लक्षणा, अविधा या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अविधा।
अगला प्रश्न है, व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? देखिए यहीं पे मैं कंफ्यूज हुई थी वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में। आपको बताना है व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध इसमें से किससे है। ऑप्शन है मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ। तो व्यंजना शब्द शक्ति का जिससे संबंध है वो है व्यंग्यार्थ। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? आपको बताना है कि इन पंक्तियों में जो कबीरदास जी की पंक्तियां हैं इनमें से कौन सी शब्द शक्ति है। ऑप्शन है अविधा, लक्षणा, व्यंजना या विलक्षणा। तो इन पंक्तियों में जो काव्य शक्ति है उसको हम व्यंजना काव्य शक्ति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कबीर ने व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। वस्तुतः अविधा और लक्षणा शब्द शक्ति के असमर्थ होने पर जिस शब्द शक्ति से अभीष्ट अर्थ व्यंग्यार्थ की प्राप्ति हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। प्रयुक्त फिर से मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से समझिएगा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कबीर ने व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। वस्तुतः अविधा और लक्षणा शब्द शक्ति के असमर्थ होने पर जिस शब्द शक्ति से अभीष्ट अर्थ व्यंग्यार्थ की प्राप्ति हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न जो कि संस्कृत का एक श्लोक है और मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। इस कथन के आचार्य कौन है? आपको बताना है ये किसका श्लोक है। ऑप्शन है कुंतक, आनंदवर्धन, विश्वनाथ या आचार्य मम्मट। तो ये जो काव्य लक्षण है वो है आचार्य मम्मट का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय काव्य शास्त्री आचार्य मम्मट लक्षणा शब्द शक्ति को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितो अत प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। उन्होंने अविधा शब्द शक्ति को परिभाषित करते हुए कहा है कि सा मुख्यार्थ अस्त्रत्य मुख्यो व्यापारो अस्याभिधोच्यते। व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में मम्मट का कथन है कि अस्य प्रतीतिमा माधातु यस्य प्रतीतिमा धातुम लक्षणा समुपाश्यते फले शब्दैक गम्ये अत्र व्यंजनाना परा क्रिया। अगला प्रश्न है, रस की अनुभूति कराने में अविधा शब्द शक्ति ही प्रधान है या मान्यता किसकी है? रस की अनुभूति कराने में अविधा शब्द शक्ति ही प्रधान है या मान्यता किसकी है? ऑप्शन है आचार्य भामह की, आचार्य भट्ट नायक की, आचार्य कुंतक की या आचार्य दंडी की। फिर से एक बार प्रश्न को ध्यान से समझिए कि रस की अनुभूति कराने में अविधा शब्द शक्ति ही प्रधान है या किस आचार्य की मान्यता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मान्यता है आचार्य भट्ट नायक की। इन्होंने अविधा शब्द शक्ति को महत्व दिया है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भट्ट नायक ने रस की स्थिति ना तो नायक नायिका में मानी और ना नट नटी में। रस की स्थिति उन्होंने सीधे सहृदय में मानी। उनके अनुसार काव्य में 3 शक्तियाँ रहती हैं, अविधा, भावकत्व और भोजकत्व। अविधा वह शक्ति है जिसके द्वारा पाठक या दर्शक काव्य के शब्दार्थ को ग्रहण करता है। दूसरी शक्ति है भावकत्व, जिसके द्वारा उसे उस अर्थ का भावन होता है। भाव का भावन होने पर भाव की वैयक्तिकता का नाश होकर साधारणीकरण हो जाता है और भाव विशिष्ट न रहकर साधारण बन जाता है। अतः इस आधार पर भट्ट नायक की मान्यता है कि रस की अनुभूति कराने में अविधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। अगला प्रश्न है,
सिंधु सेज पर धरा वधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? सिंधु सेज पर धरा वधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है आपको बताना है। ऑप्शन है अभिधा, व्यंजना, तात्पर्य या लक्षणा। तो इन पंक्तियों में व्यंजना शब्द शक्ति है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अभिधा और लक्षणा के द्वारा अपने अर्थ का बोध कराकर विरत हो जाने पर जिस शब्द और अर्थ की शक्ति के द्वारा कवि के अभिप्रेत अर्थ की प्रतीत होती है उसे व्यंजना कहते हैं। व्यंजित अर्थ को व्यंग्यार्थ अथवा ध्वन्यार्थ भी कहा जाता है। प्रस्तुत पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है। इसमें सिंधु और धरा के लिए क्रमशः सेज और वधु के बिंब प्रस्तुत हुए हैं। इनमें प्रमुख बिंब वधु का है और सेज का बिंब उसका अंग मात्र है। कवि ने वधु के बिंब को ही उभारने का विशेष प्रयास किया है। तनिक संकुचित बैठी सी, इस विशेषण की सहायता से उसकी मुद्रा को साकार किया गया है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति कौन सी है? आए जोग सिखावन पाड़े, परमार्थी पुरानिन लादे, ज्यो वन राजे हाड़े। ऑप्शन है व्यंजना, अभिधा, तात्पर्य या लक्षणा। तो इन पंक्तियों में जो शब्द शक्ति है उसको हम व्यंजना शब्द शक्ति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये पंक्तियाँ सूरदास जी द्वारा रचित हैं, जिनमें गोपियों की वाग्यवदत्तता की अभिव्यक्ति के रूप में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इनमें कौन सी व्यंजना है? ऑप्शन है आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना, विशेष व्यंजना या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन पंक्तियों में जो व्यंजना है वो है आर्थी व्यंजना। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध, आँखों में पानी। काव्य पंक्तियों में आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। वस्तुतः जब अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति अपने अपने अर्थों का बोध कराकर शांत हो जाती हैं तो व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा अन्यार्थ को व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहेंगे? ऑप्शन है व्यंजना, ध्वनि, लक्षणा या अभिधा मूला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जब अर्थ ग्रहण अभिधा से ना हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहेंगे। हिंदी व्याकरण में किसी वाक्य के भाव समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है व्यंग्यार्थ, परार्थ, लक्ष्यार्थ या अभिधार्थ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा जिस अर्थ का बोध होता है उसे लक्ष्यार्थ कहेंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोह उमंगी अंग अंग छवि छलके, तुलसी की इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? मनोह उमंगी अंग अंग छवि छलके, इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? ऑप्शन है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन पंक्तियों में लक्षणा काव्य शक्ति है। प्रस्तुत पंक्तियों में राम की शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, कवि तुलसीदास, इस छलके शब्द में कितनी शक्ति है, व्यापार को कैसा गोचर रूप प्रदान करता है, इसका वाच्यार्थ अत्यंत तिरस्कृत है। लक्षणा से इसका अर्थ होता है प्रभूत परिमाण में प्रकट होना।
पर अभिधा द्वारा इस प्रकार कहने से वैसी अनुभूति नहीं हो रही है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अभिधेयार्थ स्पष्टता कहा जाता है, लक्ष्यार्थ सूचित कराया जाता है और व्यंग्यार्थ का ध्वनन ही संभव है, जो कथित या लक्षित ना होने पर भी सहृदय द्वारा समझ लिया जाता है। व्यंजना के दो भेद हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।